नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ, सच्ची में भगवान कसम खा के कहता हूँ कि आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक है। आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सिखा करके जगेगी। यह जो आज की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है कि जब एक भाई दूसरे भाई के साथ बेईमानी करता है, जब एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा खा जाता है, फिर उसके साथ में क्या होता है। क्योंकि अक्सर यदि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो या कहीं पर भी रहते हैं, अक्सर आपने ऐसे कई सारे किस्से देखे होंगे कि भाई भाई का धन हड़प लेता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि जब एक भाई भाई का हिस्सा खा लेता है तो फिर उसके साथ में क्या होता है, भगवान उसका क्या अंजाम देता है। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब और ज्ञानवर्धक आज का ये किस्सा है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो बस हम चाहते हैं कि बिना देरी किए अब हम लोग इस किस्सा को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि दो भाइयों का एक परिवार था। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। बड़े भाई का नाम श्यामलाल था और छोटे भाई का नाम मोहनलाल था। बल्कि जो छोटा वाला भाई मोहनलाल था, तो मोहनलाल बड़ा ही वह भगवान का भक्त था, भगवान में विश्वास करने वाला था और उसकी पत्नी भी ठीक वैसे ही मिली थी। लेकिन दोनों के दोनों जो भाई थे अलग अलग थे, एक में नहीं थे। दोनों भाइयों का विचार जो बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई बिल्कुल भगवान को नहीं मानने वाला था और वह अधिकतर अपना समय गांव में इधर उधर नेता होता के साथ में घूमने में ही अपना समय व्यतीत कर देता था। लेकिन वहीं पर जो छोटा भाई था बड़ा ही मेहनती था, भगवान की भक्ति भाव करने वाला था और उसकी पत्नी भी ठीक वैसी ही थी, वह भी भगवान को मानने वाली थी। और बड़े उन लोगों को अपने काम पर भरोसा था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर जो है फसल उगाता और फिर जो उससे अपनी जो है पूंजी जो कुछ भी जुटाता था, इकट्ठा करता। लेकिन वहीं पर जो बड़ा भाई श्यामलाल था, वह जो खेतों में थोड़ा सा भी रुचि नहीं रखता था और उसकी पत्नी भी वैसी स्वभाव की थी, बिल्कुल फैशन करने वाली, लेकिन काम करने वाली बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोनों के दोनों भाई अलग अलग विचार थे और उनकी जो पत्नियां थी वो भी दोनों अलग अलग विचार के थे। लेकिन एक बार की जब बात होती है कि जब खेतों में फसल जो है लहलहा रही होती है, तो बड़ा भाई श्यामलाल खेतों में जाता है। तो जब खेतों में जाता है तो वहां पर क्या देखता है कि जो मेरा छोटा भाई है मोहनलाल, उसके खेतों की फसल कितनी जबरदस्त, कितने अच्छे फसल तैयार हुई है, क्या गजब की उसमें फली लगे हैं। और वहीं पर जो उसका फसल था बिल्कुल जो कमजोर थे, ऐसा लगता कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह खेतों में कभी समय नहीं देता था। फिर जो जब फसल की कटाई हुई तो छोटे भाई मोहनलाल के खेत में बहुत अच्छे खासे अच्छे अनाज निकले। लेकिन वहीं पर जो बड़ा भाई हमारा श्यामलाल था ना, उसके खेतों में उसके 4 हिस्सा में से एक हिस्सा अनाज निकले, क्योंकि वह कभी खेत में जाता ही नहीं था, कभी खेत में काम करना ही नहीं चाहता था। बस किसी तरीके से वो भी बीज डाल दिया, हो गया। अरे भैया, बीज डालने से नहीं होता, उसके समय समय पर निराई गुड़ाई सिंचाई सब चीजें जरूरी होती है। चूंकि जो बड़ा भाई और उसकी पत्नी थी दोनों बड़े ही चतुर थे, बड़े चालबाज थे। फिर जब यह देखा कि अरे यार, मेरा छोटा भाई जो है उसका खेतों में इतना अच्छा फसल, आखिर ऐसा क्या काम किया जाए, कोई ऐसा चालाकी किया जाए कि मेरे भी खेतों में जो है अच्छी फसल लगे। अब दोनों जो पति पत्नी मिलकर के चालबाजी चलने पड़े। बड़ा भाई के दिमाग में अचानक एक विचार आ जाता है और खेतों पर जब छोटा भाई अपने खेत में जो है खेतों की जुताई कर रहा था, तो उस समय जाकर के बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि देखो छोटे भाई, आज मुझे अपने गलती का प्रायश्चित हो गया है कि मैंने तुमसे अलग हो गया और मैं चाहता हूं कि पत्नियों का मेल जोल भले ही नहीं खाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो खेती का काम है वह हम लोग एक साथ मिल करके करें। छोटा भाई कहता, भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे मैं तो चाहता ही नहीं था आपसे अलग होना, लेकिन मैं क्या करूं। और अलग होना बिल्कुल ये अलग चीज है, लेकिन हम अगर आप जैसा कहेंगे वैसा ही तैयार होंगे। आप क्या चाहते हो। उसने कहा कि भैया देखो कि ये 2 खेतों का फसल है और आपका इधर उधर अधिकतर समय रहता है। उसने कहा नहीं भाई, अब हम तुम्हारे साथ खेती करेंगे
और अब श्यामलाल जो अपने छोटे भाई को उल्लू पढ़ाना चाहता है और उल्लू पढ़ा ही देता है। वो कहता है कि देखो, हम चाहते हैं कि अब दोनों फसल, दोनों खेतों की, हम दोनों लोगों का खेत अलग अलग नहीं रहेगा, अब एक में खेती की जाएगी, हम दोनों लोग मिल करके खेती करेंगे, एक साथ बीज डालेंगे, एक साथ सब कुछ करेंगे। उसने कहा भैया बड़ी अच्छी बात है, चलिए अब हम लोगों का ऐसा ही होगा। बस दोनों भाइयों में बात हो गई और उसने कहा कि चलिए भैया कल हम लोग साथ साथ खेत की जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, अब सब काम करेंगे, चूंकि धान लगने वाला सीजन आ गया था। तो अगला दिन हुआ, छोटा भाई मोहनलाल सुबह सुबह हुआ और श्यामलाल अपने बड़े भाई के घर गया। कहा कि भैया चलिए खेत में बीज डालना है धान का और उसके लिए खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, चलिए हम लोग सुबह सुबह काम समाप्त कर लेते हैं, दोनों लोग करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो बड़ा भाई मोहनलाल कहता है कि देखो भाई, तुम तो जानते हो कि फला गांव में जो है एक पंचायत है, बहुत जरूरी मेरी मीटिंग है और मेरे को वहां पर जाना ही पड़ेगा और 2-3 दिनों का काम है और जब तक वो काम फाइनल नहीं होगा तब तक इधर तो मेरा बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कर लीजिए, मैं जाता हूँ, अकेले ही कर लूँगा, थोड़ा सा अधिक समय लगेंगे। छोटा भाई बेचारा मोहनलाल खेत में जाता है, अकेले जुताई करता है। फिर से अगले दिन जब उसमें पानी भरने का समय आता है तो फिर से वो अपने भाई के पास में जाता है और कहता है कि भाई आज चलिए ना, थोड़ा सा मुश्किल काम है, अगर चलते तो बड़ी अच्छी बात होती है और खेत में पानी लगाना है। बड़ा भाई फिर से कोई बहाना बना देता है, कहता है कि देखो भाई, अभी जो पंचायत वाला बात हुई ना, अभी वो फैसला नहीं हुआ भाई, एक काम करते ना कि किसी तरीके से तुम जो है पानी चला देते तो बड़ी अच्छी बात होती। छोटे भाई ने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कर लीजिए। छोटा भाई बड़े खुशी मन से जाता है, बस उसको तो इतना ही खुशी रहता है कि हम दोनों भाई एक में हैं। लेकिन बड़ा भाई खेत में एक बार भी नहीं जाता है। जब खेत में एक बार भी नहीं जाता है, तीसरी बार जब फिर से खेत में निराई गुड़ाई की समय आती है, फसल लग जाती है, तो वो सोचता है कि थोड़ा चले भैया को भी साथ में ले ले तो निराई गुड़ाई का काम जल्दी हो जाएगा। सुबह सुबह अपने भाई के पास में जाता है और कहता है कि भाई चलिए ना, आज बहुत जरूरी काम है और आज चलिए खेत। तो फिर से कोई बहाना बना देता है कि फला जगह पर मीटिंग है और इतने सारे लोग वहाँ पर जा रहे और मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई मेरे पर मेहरबानी कर दो, बस अगली बार मैं चलूँगा, कोई बात नहीं है। छोटा भाई बड़ा संतोषी, बड़ा धीर गंभीर होता है और बड़े भाई को भेज देता है और अपने छोटे भाई अकेले खेत में जाकर के वह दिन भर मेहनत करके वो निराई गुड़ाई का काम करता है। इस तरीके से खेतों में फसल तो तैयार हो जाती है और जब बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों लोग खेत पर जाकर के देखते हैं जिस समय फसल तैयार हो गई तो खेतों में खूब अच्छी फसल लगी रहती है। बड़ा भाई बड़ा खुश होता है कि वाह रे भाई, क्या तूने गजब का काम किया, देख खेतों में कितनी अच्छी फसल लहला रही। बल्कि अंदर ही अंदर बड़े भाई के मन में लालच आ रहा था। फिर जो फसलों की कटाई हुई और फसल का कटाई होने के बाद मशीन आया, कंपाइन आया, वहीं पर जो धान की खेती हुई और फिर से कटा करके खेत में ही रखा गया। वहाँ पर सोचा गया कि चल ठीक है कि इसको बंटवारा कर लिया जाएगा और बंटवारा करके आधा तुम्हारे घर चला जाएगा, आधा हमारे घर। छोटा भाई इस बात पर भी तैयार था कि आधा आपके घर, आधा मेरे घर। लेकिन बड़ा भाई के मन में लालच आ गया रहता है, कहता है कि इतने सारे अनाज मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, इतने सारे अनाज मेरे खेत में पैदा हुए, ऐसा कोई क्या तरीका नहीं हो सकता है कि सारे के सारे अनाज मेरे हो जाए। वो जाकर के बड़ा वाला भाई जो श्यामलाल रहता अपने पत्नी से कहता है कि देखो जी, कितना ढेर सारा अनाज हुआ है और कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे सारे के सारे अनाज अपने हो जाए। तो उसकी पत्नी कहती है श्यामलाल की देखो, इसमें सोचने समझने की क्या बात है, और मैंने सुना है कि जो तुम्हारा छोटा भाई है मोहनलाल, वह जो है अपने ससुराल जाने वाला है, वहाँ पर कोई कुछ ज़रूरत है उसको ससुराल भेज दीजिए और फिर जो रात्रि के समय में जो है सारा का सारा धान जो है फसल जो चुरा लीजिएगा, कर दीजिएगा चोरी हो गया, मैं क्या करूँ, और रोने का ड्रामा कर दीजिएगा। उसने कहा यार तू भी तो मुझसे चतुर निकली, तू तो बहुत खतरनाक, बहुत सातिर दिमाग है। फिर जो है वह डायरेक्ट जो है अपने छोटे भाई मोहनलाल के पास में जाता है। बड़ा भाई कहता है कि भाई मैंने सुना है कि तेरे ससुराल में कुछ काम है और तेरे ससुर ने तेरे को बुलाया। उसने कहा हाँ हाँ कोई अर्जेंट काम है, उसने मेरे को बुलाया और जाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन खेतों में चूंकि फसल है और उस फसल को रखवाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग आधा आधा बांट के अपने घर में रख लेते, फिर से मैं कल या परसों में चला जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों बुलवाया। तो बड़े भाई ने कहा देखो भाई,
तुम्हारे ससुर ने बहुत ही उम्मीद से तुमको जो है ये आमंत्रण किया और कोई ज़रूरी काम होगा जिसकी वजह से तुमको अर्जेंट में बुलाया है, इसलिए तुमको वहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। और खेत में फसल जो है वो काट करके रखी गई है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आधा फसल मैं तुम्हारे घर और आधा फसल मैं अपने घर में रखवा देंगे। उसने कहा भैया अगर आप इतना कर देंगे तब तो बड़ी अच्छी बात होगी, चलिए ठीक है, अगर आप हैं तो फिर से हम चलते हैं। अब जो है छोटा भाई जो अपने घर पर अपने पत्नी के कहा कि देखना आज भैया जो है फसल रखवा देंगे, आधा अपने ले लेंगे, आधा अपने यहाँ पर रख देंगे। और जो छोटा भाई मोहनलाल अपने ससुराल चला गया। जब ससुराल गया, रात्रि का समय हुआ तो उसी के बगल के गांव में जो बड़ा भाई श्यामलाल था उसका एक साला रहता था, उसका घर था वहां पर, लेकिन उस घर में जो है बहुत ही आलसी था और काफी ऐसे गंदे जैसे पड़े रहते थे। ठीक है, किसी तरीके से वह भी रोजी रोटी चलाता, बड़ा कामचोर था। रात्रि के समय उसके पास गया और कहा कि देखो तुम्हारा एक घर मेरे को खाली चाहिए कुछ दिनों के लिए, बोलना तो उसके मैं कुछ पैसे भी दे दूंगा तुम्हें। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए कि जो सा घर खाली करने, चूंकि रिलेशन का बात था और वह साले से एक घर खाली करवा लिया। और रात्रि के समय में जो है वह अपने साले को लेकर के और सारा का सारा अनाज जो है उस साले को घर में ले जाकर के छुपवा दिया, रखवा दिया। फिर जो अगले दिन मोहनलाल अपने घर पर आता है और पूछता है कि भैया ने क्या अनाज रखवाए कि नहीं रखवाए। तो उसकी पत्नी, मोहनलाल की पत्नी ने कहा नहीं कोई अनाज तो नहीं आया। तो उसने कहा अच्छा पूछते हो सके अभी खेत में हो, किसी कारण बस फंस गए हो तो इस वजह से अनाज नहीं आया होगा। अभी तो मोहनलाल बड़े भाई के पास में जाने ही वाला था, तब तक जो बड़ा भाई श्यामलाल आकर के उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता कि भाई बहुत ही गजब हो गया। रात्रि के समय में वहां पर मैं 12 बजे तक था, लेकिन मैंने सोचा भूख लगी चलो थोड़ा घर पर चलते, 12 बजे तक इंतजार किया, खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन खाना खाने के लिए बस आए थे, उतने ही समय में सारा का सारा मेरी जो फसल चोरी हो गई। भाई मैं क्या करूं, मैं जो अगल बगल ढूंढता रह गया, इधर उधर कूदता रह गया, देखो मेरे पैरों में कितने चोट लग गए, मैं रोते रोते हालत खराब हो गई, पूरा साल हम लोग क्या करेंगे। यह खबर सुन करके छोटा भाई भी रोने लगा, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या चीजें करेंगे, कुछ उसे समझ नहीं आती। फिर जो है बड़ा भाई अपने घर को जाता, लेकिन कुछ दूर तो मगरमच्छ के आंसू रो रहा था, लेकिन जैसे कुछ दूरी चलता है वह ठठा के हंसने लगता है, क्योंकि जो वह चाहता था पूरा का पूरा फसल जो भाई को ले लिया। छोटे भाई ने बड़े मेहनत की थी, हर चीज का एक एक तरीके से समय समय पर किया था, और जब फसल लेने की बारी उसके हाथ से निकल गया, लेकिन छोटा भाई को इस सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि हाँ बड़ा भाई मेरा ऐसा कर सकता है, ऐसा कुछ सोच नहीं था। वो तो समझता कि वास्तव में मेरी फसल चोरी हो गई है। छोटा भाई मोहनलाल बड़े ही उदास चेहरा लेकर अपने घर पर जाता है, आंखों में आंसू लिए। उसकी पत्नी कहती करे जी क्या हुआ, क्या बात है। तो मोहनलाल अपनी पत्नी से कहता कि सारे के सारे फसल चोरी हो गए, कितना मेहनत से करके आखिर अब हम लोग साल भर क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे घर की रोजी रोटी चलेगी, कुछ भी उसे समझ नहीं आता। तो उसकी पत्नी चूंकि बड़े होशियार थे, उसने कहा कि देखिए जी अब तो फसल नया उगाने में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे, और हम लोगों की जो पास वाली बंजर वाली ज़मीन है उसी में चलिए उसमें खुदाई करिए और उसमें आलू की फसल लगाइए, और आलू की फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और उसी से बेच करके कुछ जो रोजी रोटी चलेगा, खर्चा पानी चलेगा। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो कि चलो ठीक है, बगल वाली बंजर वाली ज़मीन को ही सही किया जाए। वो कुदार लेकर के और खेत में चल जाता है उसका कोड़ाई करने के लिए। जब वह छोटा भाई मोहनलाल खेत में कोड़ने के लिए जाता है तो चूंकि बंजर जमीन रहती तो उसका कुदार जो एक पत्थर से टकराता है, और जब एक पत्थर से टकराता तो उस पत्थर को निकालता है, लेकिन वह पत्थर काफी बड़ा रहता, काफी मेहनत मुश्किल करने के बाद उस पत्थर को हटाता है। तो जब उस पत्थर को हटाता तो उसके नीचे एक छोटा सा घड़ा रहता है, और जब उस घड़ा को देखता है तो कहता है कि आखिर इस घड़े में देखे क्या चीजें हैं। और जब उस घड़ा को उठा करके देखता है तो उसमें पूरा का पूरा घड़ा जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वो उन सोने के सिक्कों को देख करके बड़ा ही खुशी होता है और तुरंत अपने पत्नी के पास में आकर के कहता, देख हम लोगों की ये भगवान की भक्ति का असर है, भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं मार सकता, और हम लोगों को उन पर भरोसा है, विश्वास है। देख आज अगर मेरी फसल किसी ने चोरी कर ली थी, देख उसने दे दिया, और अब हम लोग खाने बिना नहीं मरेंगे पूरे के पूरे साल।
हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे, खेती भी करेंगे और इनमें से कुछ जो है एक सिक्के ले चल के बेचते हैं और वहाँ से खाने पीने का पूरा जो अनाज लेकर के आते हैं और इस तरीके से वह एक सिक्का को ले जाता है और खाने पीने का भरपूर सामग्री लेकर के आता है, भगवान का प्रसाद लेकर के आता है और हर चीज़ को करता है। अब तो उसे भगवान पर और अधिक भरोसा हो जाता है। अब रोज वह भगवान को भोग भी लगाता था, सच्ची दिल से भक्ति भाव भी किया करता था। लेकिन इस तरीके से करते करते 4-5 महीने बीत जाते हैं। इधर जो बड़ा भाई की पत्नी कही कि देखो जी, आखिर जो आपने धान रखवाया है, जो अनाज रखवाया है, आखिर उस अनाज को कितने दिन छुपा करके रखे रहेंगे? उस अनाज को बेच दीजिए। आखिर अब तो रेट अच्छा खासा मिल रहा है, रेट भी बढ़ गया, अब इस महीने बेचेंगे तो कब बेचेंगे? उसने कहा हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1 महीना और इंतजार कर लूँ और फिर जो है अनाज को बेचूंगा, 1 महीने में और अच्छा खासा रेट हो जाएगा। फिर उसने 1 महीना और इंतजार किया और 1 महीने बाद खूब अच्छा खासा रेट चढ़ गया। फिर उसके पत्नी ने कहा अब कब बेचेंगे, अब तो मौका निकालिए और बेच दीजिए। उसने कहा हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने साले साहब के घर पर। और साले साहब के घर पर जाते हैं तो कहते हैं अरे साले साहब अरे जो जिस घर में अनाज हमने रखवाया था उस घर का मेरे को चाबी दे दीजिए। उसने कहा चाबी तो पता नहीं, चाबी तो उसी दिन आप ले गए थे। उसने कहा मैं तो रखा था। तो उसने कहा तब चाबी को मेरे को पता नहीं। उसने कहा देख साले साहब, ये कहीं मेरा अनाज तुमको हड़पने का तो मिजाज नहीं है ना, तुमको ने कुछ कर तो नहीं दिया ना? उसने कहा नहीं सच्ची मैं बोलता हूँ, आपका ताला जो लगा हुआ लेकिन चाबी तो मेरे पास नहीं है। तो फिर उसने कहा अगर चाबी तुम्हारे पास भी नहीं, चाबी मेरे पास भी नहीं है तो फिर तो ताला को तोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। और फिर जो ताला को तोड़ा गया और जैसे जब उस जिस घर में अनाज रखे गए थे ताले को तोड़े गए तो उसमें से ढेर सारे जो चूहे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इधर उधर, कोई जंगले के रास्ते, कोई छत के रास्ते, कोई दरवाजे से ही इधर उधर जो है भागना शुरू कर देते हैं। और जब उस अनाज को देखता है तो उस अनाज की हालत को देख करके वह जो है श्यामलाल, उसकी हालत खराब हो जाती क्योंकि सारे के सारे अनाज चूहों ने कुतर करके बर्बाद कर दिया था। वह किसी काम का नहीं था। वह देख करके तुरंत वहां पर सर पटक करके रोने लगता है, ये मेरे साथ क्या हो गया? सारे के सारे अनाज कुतर दिए हैं, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे का तो मेरे करने का फल मिल गया। वह जो है काफी मन उदास करके वह अपने पत्नी के पास में जाता है। जब अपने पत्नी के पास में जाता है तो कहता है बहुत ही गजब हो गया, हम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया। सारे के सारे अनाज चूहे कुतर गए, कीड़े खा गए, एक भी अनाज के दाने उसमें नहीं है। अब कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, भले अच्छा खासा रेट है लेकिन अब 1 रुपया नहीं मिलेंगे। सारे के सारे बर्बाद हो गए। हमने भाई के साथ में जो बेईमानी की, भाई का हिस्सा हड़पने का सोचा, भाई का हिस्सा खाने को सोचा, लेकिन भगवान ने मेरे साथ में मेरे करने का फल दे ही दिया। आखिर अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? वही तो बस एक उम्मीद था, सहारा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? बेचारा उन लोगों की हालत खराब हो गई। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, किसी भी तरीके से घर में बचा खुचा चीजों को वह इधर उधर से सप्लाई करके बेच करके खाते थे। लेकिन एक बार ऐसी हालत हो गई कि उन्हें भूखा जो सोना पड़ा। 2 दिन उसके घर में कोई अनाज नहीं था। जब कोई अनाज नहीं था तो बस उसकी पत्नी ने कहा जी एक बात मेरे मन में विचार आ रहा है, अगर बुरा ना माने तो मैं बोलूं? उसने कहा बोलो। उसने कहा देखिए जी, हम लोगों ने बहुत ही गलत किया है। छोटे भाई के साथ में बेईमानी की, उसके हिस्से का खाना चाहा और भगवान ने हम लोगों को सजा दे दिया। और हमें तो नहीं लगता है कि जब तक छोटा भाई हम लोगों को माफ करेगा तब तक जो है हम लोगों का एक कष्ट घटेगा। और हम लोगों को अब देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से हमें चल करके माफी मांग लेना चाहिए। उसने कहा हाँ पर ये तो बात सही है, हमने अपने भाई के साथ में बहुत गलत किया और हमें अपने भाई से माफी मांगना चाहिए। जितना ही देर करेंगे उतना ही गड़बड़ है, इसलिए जल्द से जल्द चल करके भाई से माफी मांगे। उधर जेठान और बड़ा भाई जाता है श्यामलाल, और मोहनलाल चारपाई पर बैठा रहता है और मोहनलाल की पत्नी भी वहीं पर आती है। बड़ा भाई जाता है, तुरंत जो छोटे भाई के चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है। इधर उसकी जो भाभी रहती है वह भी देवरानी के चरणों में गिर करके रोने लगती है। छोटा भाई मोहनलाल और मोहनलाल की पत्नी इस दृश्य को देख करके, ऐसा देख करके वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और तुरंत कहते करे भैया मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है आपका पैर छूने का, और आप आखिर मेरे पैरों पे क्यों गिर रहे हैं?
आखिर क्या ऐसी बात क्या हो गई? उस बड़े भाई ने रो करके कहा कि भाई, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया, बहुत ही अन्याय किया। उधर जो उसकी जेठानी थी, उसकी भाभी थी, उसके पत्नी के पैरों में गिरी। वो कही कि दीदी आखिर क्या हुआ? बल्कि मेरा जो धर्म है आपका पैर छूने का, आप मेरे पैरों में क्यों पड़े? उसने कहा बहन तुम बुरा ना माना, आज मेरे को एक काम कर दे दो। मैंने वैसा काम ही किया। हम लोग ऐसे काम के, इतना नीच काम किए हैं जिसकी वजह से आज तुम लोगों के आगे ऐसा करना पड़ रहा है। और वास्तव में जब तक तुम लोग माफ नहीं करोगे तब तक हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। छोटा भाई और उसकी पत्नी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने कहा अरे भैया साफ साफ बताइए तो बात क्या है, आखिर क्या हुआ है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्या चीजें हुआ? बड़ा भाई ने कहा भाई मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया, बहुत ही अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे हिस्से का धन खा लिया, खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज मेरी हालत ऐसी हो गई। मैंने जो कहा था ना वो अनाज चोरी हो गया। भाई वो अनाज चोरी नहीं हुआ था, उस अनाज को मैंने ही चुरा लिया था और तुमसे झूठ बोल लिया। और देख आज मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं खाने के लिए लाले पड़ गए, घर में कुछ भी दाने नहीं। भाई जब तक तुम माफ नहीं करेगा ना तब तक हम लोगों को सुख का चैन नहीं मिलेगा, हम लोग मर जाएंगे। उसने कहा भाई घबराओ मत, तुमको अपने गलती का प्रायश्चित हो गया, इससे भला क्या हो सकता है? और भगवान ने तुम्हें वह रास्ता दिखाया, तुम्हारा आंख खोला है कि एक भाई के साथ में जब कोई बेईमानी करता है तो आखिर उसके साथ में क्या होता है कि भाई जब आप यहाँ पर अपना गलती का प्रायश्चित कर लिए तो इससे भला क्या हो सकता है? भाई घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी सारी की सारी दरिद्रता को मैं खत्म कर देता हूँ। उसने तुरंत घर में गया और एक सोने के सिक्के को ला करके बड़े भाई को दिया। कहा बड़े भाई जाओ इस सिक्के को बेच करके और अपने घर में जो भी चीजें जरूरत है उसको बेच करके ला करके अपने घर में जरूरत की चीजों को पूरा कर लो। लेकिन भाई आज के बाद तुम कसम खाओ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। और किसी को भी ये अच्छा संदेश देना कि कोई किसी का हिस्सा खाने की मत कोशिश करे, वरना भगवान का ऐसा कहर उस पर टूटता है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी होती है, हर लोगों ने सुना है। और जो भाई जो है भाई का हिस्सा खाता है, भाई के साथ बेईमानी करता है, भाई का हिस्सा खाने की कोशिश करता है, भाई का धन हड़पता है, उसको कभी जो शांति नहीं मिलती है, इधर उधर भटकता ही रहता है और उसके जीवन में कभी जो सुख नहीं मिलते। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कभी भी हम लोगों को अपने भाई के साथ बेईमानी, भाई का हिस्सा नहीं करना चाहिए, वरना आप जीवन भर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह कहानी आपको कैसी लगी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।